Good morning, students. Let's talk about the fourth test, that is plant physiology. फ्रेंड्स, मैंने ये सुना है, कुछ फीडबैक आया है कि हम लोग जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसमें कभी कभी क्वेश्चन जो है क्लियरली विजिबल नहीं होते बोर्ड पे। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हमारे हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर लिंक और आंसर लिंक दोनों मिल रहे हैं, और वीडियो क्वालिटी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, इस मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ। दूसरे मॉड्यूल से ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए होगा प्लांट फिजियोलॉजी वाला मॉड्यूल, बिकॉज मैं इस मॉड्यूल में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं बस आप लोगों को कंसेप्ट बता दूंगा, और कंसेप्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस मॉड्यूल में आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, आपका फंडामेंटल क्लियर रहे। बाकी मुझे लगता है कि एक बार आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो गया इस मॉड्यूल में, तो एलाबोरेट आंसर्स या शॉर्ट आंसर दोनों ही आप खुद बना लोगे। देखना ये इस मॉड्यूल प्लांट फिजियोलॉजी स्पेसिफिकली खासकर आपको डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार डायग्राम भी बना दोगे क्वेश्चन में, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। वो एक सपोज आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पूछ रहा है, तो अगर आप ये जेड स्कीम वाला डायग्राम बना दोगे तो वो डायग्राम ही 50% मार्क्स का आपका वो डायग्राम ही कवर करने के लिए काफ़ी है। तो फंडामेंटल्स इस चैप्टर्स के बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर से पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो वाटर पोटेंशियल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, यही 4-5 पॉइंट जानते हैं कि प्योर वाटर हैज अ वाटर पोटेंशियल ऑफ 0 MPa, सॉल्यूट्स मेक वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव। मेन रिलेशन क्या है वाटर पोटेंशियल का? सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटी पोटेंशियल प्लस मेट्रिक पोटेंशियल। मेनली एस और पी वाला आप ऐड करेंगे। ग्रेविटी और मेट्रिक टॉल प्लांट्स के लिए हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं। Water moves spontaneously from higher water potential to lower water potential. It explains osmosis, turgor, water absorption, stomatal behavior and wilting. At incipient plasmolysis, pressure potential is equal to 0. So water potential is equal to solid potential. देखना आप क्या है, आप वाटर पोटेंशियल के बारे में जब लिखोगे तब आप थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में, टर्गर प्रेशर के बारे में, वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में, स्टोमेटल बिहेवियर के बारे में, इनमें 2-3 पॉइंट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए काफी है। दूसरा क्वेश्चन, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में आप सीधा समझते हो कि सेलुलर प्लस इंटरसेलुलर स्पेस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। फास्ट है, नॉन सिलेक्टिव रूट है, नो मेम्ब्रेन क्रॉसिंग अंटिल एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्ट को रोक देता है। उसके बाद अपना है सिम्प्लास्ट है। सिम्प्लास्ट जो है वो सेल टू सेल जा रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के सहारे जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। इतना ही डिफरेंस है। स्टोमेटल रेगुलेशन के बारे में हम लोग देखिए। अब मैंने यहाँ देखिए एक फिगर बना दिया, ये फिगर आप बना दो, उसके बाद इसे इतना पॉइंट भी लिख दोगे, सिर्फ पॉइंट वाइज 1 to 5 लिख दोगे तो भी 5 मार्क एग्जामिनर आपको दे देगा। स्टोमेटल ओपनिंग में देखिए क्या हो रहा है। स्टोमेटल ओपनिंग में देखिए ब्लू लाइट प्लांट के ऊपर गिर रही है, ठीक है। H+ ATPase जो आपका ट्रांसपोर्टर है, मतलब वो हाइपर पोलराइज हो रहा है और H+ निकल रहा है। H+ के निकलने से क्या हो रहा है, जो हमारा दूसरा जो मतलब प्रोटीन ये है हमारा जिसे हम लोग K+ का जो ट्रांसपोर्टर है वो एक्टिव हो जा रहा है। K+ एंटर कर रही है, कुछ एनायंस भी एंटर कर रहे हैं। गार्ड सेल्स जो गार्ड सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल है फॉल हो, मतलब गिर जा रहा है। गार्ड सेल की सॉल्यूट पोटेंशियल कम होने का मतलब उससे होता क्या है, वाटर एंटर्स ऑस्मोटिकली। ये देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो रहा है तो वाटर एंटर कर जा रहा है। वाटर एंटर कर जा रहा है तो टर्गर राइज हो रहा है, टर्गर राइज हो रहा है तो पोर्स ओपन हो जा रहा है। अब आप स्टोमेटल क्लोजिंग का देख लीजिए क्या हो रहा है। ड्रॉट जो है वो एफसीसिक एसिड वाले जो हार्मोन है उसको रेज कर रहे हैं। एफसीसिक एसिड के चलते CA2 कैल्शियम और ROS सिग्नल एक्टिवेट्स एनायन चैनल्स कॉजिंग K+ इफ्लक्स। यहाँ K+ निकल जा रहा है, वहाँ K+ एंटर कर रहा था स्टोमेटल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर कर रहा था, यहाँ स्टोमेटल मेम्ब्रेन से वो K+ बाहर चला जा रहा है। एनायन सच एज नाइट्रेट, क्लोरीन, मेलेट, ये भी बाहर चला जा रहा है। इससे क्या हो जा रहा है कि आपका जो है वाटर भी बाहर चला जा रहा है, क्योंकि वो सॉल्यूट पोटेंशियल जो बढ़ जा रहा है तो वाटर भी बाहर चला जा रहा है, ठीक है। वाटर बाहर चला है तो गार्ड सेल टर्गर फॉल्स एंड द पोर्स क्लोजेस। CO2 ह्यूमिडिटी एंड सर्काडियन रिदम आल्सो रेगुलेट टेम्परेचर। तो ऐसे हम लोग स्टोमेटल रेगुलेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए वहाँ सॉलिड पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, वाटर एंट्री की। यहाँ सॉलिड पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ठीक है। सॉलिड पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो वाटर भी मतलब वाटर भी निकल गया। हायर वाटर जो है हायर सॉलिड पोटेंशियल से लोअर सॉलिड पोटेंशियल पे जा रहा है,
जाने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसे हम लोग स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स के एसेंशियलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लोगों आर्नन एंड स्टाउट्स का क्राइटेरिया क्या है? आर्नन एंड स्टाउट का क्राइटेरिया है कि विदाउट द एलिमेंट द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल और प्रोड्यूस वायबल सीड्स। सिंपल, its deficiency is specific and can be corrected only by supplying that element. The element has a direct role in plant metabolism structure, not merely in improving the medium. फोर्थ एग्जांपल क्या हो सकते हैं? मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम नहीं हुआ तो क्लोरोफिल का काम। मैग्नीशियम बहुत सेंट्रल पार्ट है क्लोरोफिल का, हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। नाइट्रोजन इन एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। इसीलिए हम लोग हम नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक पूरा चैप्टर है इस टॉपिक में। आयरन भी है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के लिए। सम एलिमेंट सच एज सिलिकॉन, Na और CO मे बी बेनिफिशियल और एसेंशियल ओनली फॉर पार्टिकुलर टेक्सचर और प्रोसेस। तो इसको हम लोग एसेंशियल नहीं कहेंगे। अब जो 1 का E है वो पूछ रहा है जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है? जेड स्कीम में दोनों जो फोटो सेंटर है जैसे कि PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसका प्रोसेस क्या है ये भी देखो, एक अच्छा फिगर बना दो और उसके बाद एक्सप्लेन कर दो। फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तुम्हारे तो बहुत आराम से 5 मार्क मिल जाएंगे। P680 बिकम्स एक्साइटेड, वाटर स्प्लिट एंड P680 वाटर को स्प्लिट कर रहा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन का फिर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाता है PS2 से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से P700। PS1 एब्जॉर्ब्स लाइट, P700 री एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको री एक्साइटेशन करता है लाइट जब P700 पड़ती है तो, और वो फेरोडॉक्सिन फिर P700 से फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है। फेरोडॉक्सिन फिर FNR कॉम्प्लेक्स में ले जाता है और आखिरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इस प्रोसेस में है वो है NADP, जो कि NADPH बन जाता है। इसी प्रोसेस में 2 फिगर हम लोगों ने दिए हैं। इसी प्रोसेस में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हम ये भी दिखा रहे हैं कि ATP कैसे सिंथेसिस हो रहा है। देखो थाइलाकोइड ल्यूमेन में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते जा रहा है। उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के सहारे फिर ATP सिंथेस जो है लास्ट में तो वो ATP बना रहा है और ATP कहाँ बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है। यही है जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लॉन्गर फॉर्म में भी और शॉर्टर, ये फिगर तुम बना दोगे शॉर्टर फॉर्म के लिए 5 मार्क्स के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर देना और लॉन्गर फॉर्म में ये फिगर बना के एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा सा प्रोसेस हो क्या रहा है तो इनफ है तुम्हारा, तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, एक सेकेंड सॉरी, हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको जब हम लोग प्री का डिस्कशन कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी का। एक ही इस यूट्यूब चैनल पे एक ही प्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस हुआ है, वो प्लांट फिजियोलॉजी का ही हुआ है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के उस प्री के क्वेश्चन पेपर में भी हमने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन एक जो रूबिस्को है, रूबिस्को के पास 2 फंक्शन होते हैं। उसका वो ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है और कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है। तो अगर उसने गलती से ऑक्सीजनेशन करवा दिया उसके बाद जो प्रोसेस फॉर्म होता है, उसके बाद जो एक वेस्ट प्रोसेस फॉर्म होता है प्लांट में, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। होता क्या है? RUBP जो है वो ऑक्सीजन CO2 की जगह ऑक्सीजन को मतलब वो कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। उसमें क्या होता है? 2 PGA फॉर्म होने की जगह मतलब एक 3 PGA फॉर्म होता है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है। अब 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट को रिकवरी करने के लिए हम क्लोरोप्लास्ट से फिर पेरोक्सिसोम में जाते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं। अब यहाँ देख लो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट हुआ, यहाँ तो 3 PGA हो गया, केल्विन साइकिल में चला गया। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट फिर ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट वो फिर जाके पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट से ग्लायोजाइलेट बनता है, ग्लायोजाइलेट से फिर ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइसिन फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइसिन से फिर सीरीन बनता है, सीरीन से हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनता है, फिर ग्लिसरेट बनता है और फिर 3 PGA में वही ग्लिसरेट 3 PGA में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है? दिस पाथवे कंज्यूम्स ATP रिड्यूसिंग पावर एंड रिलीजेस प्रीवियसली फिक्स CO2 and NH3। एक CO2 निकल जाता है, एक NH3 निकल जाता है इस एक 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट को से 3 PGA बनाने में। इट लोअर्स नेट फोटोसिंथेसिस बट कैन डिसिपिएट एक्सेस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट द फोटोसिंथेसिस apparatus। C4 and CAM प्लांट सप्रेस इट बाय कंसंट्रेटिंग CO2 नियर रूबिस्को। फोटो रेस्पिरेशन को ही मतलब कंट्रोल में रखने के लिए प्लांट्स ने दूसरे स्ट्रेटजीज इवॉल्व हुए हैं, जिसमें है आपका C4 प्लांट्स या कैप प्लांट्स। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।
उसके बाद आपसे पूछा गया है जीएस गोगेट पाथवे के बारे में। जीएस गोगेट पाथवे क्या है? ग्लूटामाइन सिंथेटेज और ग्लूटामेट 2-ऑक्सोग्लूट्रेट सिंथेज। इसमें क्या, इसमें 4 प्रोसेस है। अमोनिया कैप्चर, अमीनो ट्रांसफर, नाइट्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन, आउटकम। अमोनिया ट्रांसफर मतलब ये यहाँ से बात कर रहा है, आपका 3rd स्टेप से बात कर रहा है। पर अगर आप इस जीएस गोगेट पाथवे को शुरू से देखोगे तो इसमें क्या होता है, पहले नाइट्रेट का अपटेक होता है। नाइट्रेट का अपटेक फिर रूट सेल साइटोसोल में ही नाइट्रेट रिडक्टेज नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये नाइट्रेट जाता है आपको क्लोरोप्लास्टिड में, वहाँ नाइट्राइट रिडक्टेज इसको एमोनिया में कन्वर्ट करता है। अब आ जाती है, अब चलता है ग्लूटामाइन सिंथेज वाला ये पाथवे। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि मतलब हम लोग को एमोनिया कैसे मिला। जीएस गोगेट पाथवे शुरू होता है आपका यहाँ से, जब आपको एमोनिया मिल गया, आपका नाइट्राइट से एमोनिया हो गया, तो वो फिर ग्लूटामेट से एमोनिया मिल जाता है, ग्लूटामाइन बनाता है। ग्लूटामाइन फिर ग्लूटामेट सिंथेटेज में जाके ग्लूटामाइन प्लस 2-ऑक्सोग्लूट्रेट से मिल जाता है और 2 ग्लूटामेट बनाता है। 2 ग्लूटामेट फिर ट्रांस एमिनेशन के थ्रू एमिनो एसिड बनाता है और हम लोग को फिर 2-ऑक्सोग्लूट्रेट मिल जाता है। इस केस में हम लोग को यहाँ हम लोग इस केस में हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम लोग को मिल क्या रहा है, बेसिकली हम लोग अमीनो एसिड्स बनाना चाह रहे हैं। एमिनो एसिड्स बनाना चाह रहे हैं, जो एमिनो एसिड्स आपको पता होगा प्रोटीन चेन एमिनो एसिड से ही बना रहता है, वो बनाना चाह रहे हैं। कहाँ किससे बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने जो नाइट्रेट हम लोगों ने सॉइल से उठाया, उससे जो हम लोग को नाइट्राइट मिला और उससे फिर जो हम लोग को एमोनिया मिला, उसको हम लोग फिक्स करना चाह रहे हैं एमिनो एसिड में। उसको हम लोग फिक्स करना चाह रहे हैं एमिनो एसिड में। तो यही है जीएस गोगेट पाथवे का सिग्निफिकेंस। नाइट्रेट से नाइट्राइट से अमोनिया से फिर हम लोग को एमिनो एसिड। ठीक। एच है वर्नलाइजेशन के बारे में। वर्नलाइजेशन के बारे में क्या है, ये इसके पॉइंट्स देख लो। वर्नलाइजेशन इज एक्विजिशन और एक्सलेशन ऑफ फ्लावरिंग कंपिटेंस बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लो नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर। बस यही है वर्नलाइजेशन में। आपका एपिजेनेटिक रिप्रेशन ऑफ फ्लोरल इनहिबिटर्स हो रहा है। एपिजेनेटिक रिप्रेशन क्या होता है, हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे एपिजेनेसिस होता क्या है। मान लो टॉलरेंस का जीन है, अगर इस दोनों एलील अगर कैपिटल टी है तो प्लांट को टॉल होना चाहिए। पर सपोज कोई एक और जीन है, सपोज H+, एक जीन है जो अगर उस प्लांट में पाया जाए तो वो इसको इन दोनों एलील को रिप्लेस कर देगा, इन दोनों एलील को रिप्लेस करेगा। प्लांट होमोजाइगस टॉल वाला जीन होते हुए भी डॉर्फ हो जाएगा, तो उसी को एपिजेनेसिस कहते हैं। मतलब एलीलिक रिप्रेशन नहीं है, ये नॉन एलीलिक रिप्रेशन है। दोनों यहाँ तो दोनों एलील थे कैपिटल टी के हैं, तो प्लांट को टॉल होना चाहिए, पर प्लांट हो क्या रहा है, डॉर्फ हो रहा है। ये हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, कोल्ड कॉजेज स्टेबल एपिजेनेटिक रिप्रेशन ऑफ फ्लोरल इनहिबिटर सच एज FLC इन एराबिडोप्सिस। ये जो फ्लोरल इनहिबिटर्स है सच एज FLC है, उसको ये एपिजेनेटिक्स के थ्रू रिप्रेस कर देता है। द फर्टिलाइज स्टेट इज मेंटेन ड्यूरिंग लेटर ग्रोथ, very early reversal may occur by defertilization. It synchronizes flowering with favorable spring conditions or agriculture use, converts winter habit towards spring flowering and helps adapt varieties to sowing zones. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कुछ प्लांट्स में जहां हमको उस टेम्परेचर ऑफ फ्लावरिंग को सिंक करना होता है। ये आजकल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत यूज किया जाता है ये प्रोसेस। अब हम लोग क्वेश्चन 2 जो है वो वाटर पोटेंशियल के बारे में है। हाँ, वाटर पोटेंशियल के बारे में है और ट्रांसपिरेशन और इवेपो ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन 2 का ए है, उसमें हम लोग को बताना है कि वाटर पोटेंशियल के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनकी मीनिंग क्या है। तो साई एस तो सोल्यूट पोटेंशियल हो गया, मीनिंग है इफेक्ट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट्स ऑलवेज जीरो और नेगेटिव। ये क्वेश्चन आंसर के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ देते हैं इस क्वेश्चन में, वाटर पोटेंशियल वाले में। तो उसके लिए इसको मतलब टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, सॉलिड पोटेंशियल निगेटिव या जीरो कैसे कर देता है। प्रेशर पोटेंशियल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर यूजुअली पॉजिटिव इन लिविंग सेल्स। मेट्रिक पोटेंशियल, एड्सॉर्प्शन टू सरफेसेस नेगेटिव, इंपॉर्टेंट इन ड्राई सॉइल सीड्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ हाइट, इंपॉर्टेंट इन टॉल प्लांट्स।
क्वेश्चन 2B है सॉइल टू लीफ वाटर मूवमेंट। सॉइल टू लीफ वाटर मूवमेंट, तो हम लोग इसमें 2-3 तरह के वाटर मूवमेंट्स इसमें वर्क करते हैं जो सॉइल से लीफ तक वाटर को पहुंचाता है। पहले है सॉइल टू रूट हेयर। सॉइल टू रूट हेयर हम लोग जानते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे से वाटर जो है सॉइल से रूट हेयर तक जाता है। कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड ट्रांसमेम्ब्रेन रूट्स कन्वर्ज एट कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब हम लोग का जो कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस है, उस एंडोडर्मिस यहाँ है, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस में एपोप्लास्ट भी काम कर रहा है। देखिए सिम्प्लास्ट का भी मूवमेंट आपका दिख रहा है, और ट्रांसमेम्ब्रेन रूट्स कन्वर्ज एट कैस्पेरियन स्ट्रिप। जाइलम एसेंट, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स टेंशन, कोहेजन एंड एडिशन, मेंटेन अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशनशिप में हम लोगों ने पढ़ा है कोहेजन एंड एडेशन, जो कि कंटिन्यूअस वाटर फ्लो मतलब एक टॉल प्लांट में या शॉर्ट प्लांट में भी मेंटेन करने में कितना जरूरी है। तो वो आपका एक बार एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट से हम लोगों ने एंडोडर्मिस क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद हम लोग जाइलम एसेंट शुरू हो जाता है। यहाँ टेंशन कोहेजन एडेशन से एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनता है। लीव टू एटमॉस्फेयर, इवापोरेशन फ्रॉम मेसोफिल एंड डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा कंप्लीट द एस्पेक्ट कंटिन्यूम, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम। ठीक है, ट्रांसपिरेशन और इवेपो ट्रांसपिरेशन, हम लोग अगेन इवेपो ट्रांसपिरेशन के बारे में भी जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के प्री क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या है, लाइट एंड टेम्परेचर इंक्रीज डिमांड, लो ह्यूमिडिटी एंड विंड स्टीपन वेपर ग्रेडियंट, सॉइल वाटर डेफिसिट प्रोमोट्स एबीए क्लोजर, सॉइल वाटर डेफिसिट प्रोमोट्स एबीए क्लोजर, पॉइंट अच्छा है। लीफ एरिया, क्यूटिकल एंड स्टोमेटल ट्रेट मैटर, अब लीफ का एरिया कितना है, क्यूटिकल कैसा है, स्टोमेटल ट्रेट्स, स्टोमेटा ज़्यादा स्टोमेटा लोअर सरफेस पे है कि अपर सरफेस पे है, वो सब मैटर करता है। अब इवेपो ट्रांसपिरेशन का एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस देख लो। इटी गाइड्स इरिगेशन शेड्यूलिंग, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये। एक्सेस लॉस कॉजेज विल्टिंग एंड यील्ड डिक्लाइन, ट्रांसपिरेशन कूल लीव्स एंड ड्राइज मिनरल फ्लो, मल्च शेल्टर बेल्ट्स एंड एंटी ट्रांसपिरेंट्स कंजर्व वाटर। आ जाते हैं अब 3A के बारे में, जो है कि पैसिव वर्सेस एक्टिव सॉल्यूट एब्जॉर्प्शन। पैसिव वर्सेस एक्टिव सॉल्यूट एब्जॉर्प्शन, पैसिव और एक्टिव बायोलॉजी में आप जब भी आप नाम सुनोगे तो आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग कुछ फीचर्स इसका देख लेते हैं और पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। एनर्जी, पैसिव में नो डायरेक्ट मेटाबॉलिक एनर्जी, ऑब्वियस है। एक्टिव में रिक्वायर्स एटीपी और स्टोर्ड आयरन ग्रेडियंट। डायरेक्शन डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये कुछ स्विमिंग जैसा है। स्विमिंग में पानी के बहाव में आप बहते जा रहे हो, वही है पैसिव, उसमें आपको एनर्जी नहीं लगती। बहाव के अगेंस्ट आप अगर स्विम करने की कोशिश करो तो आपको एनर्जी लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी वही है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कैरियर्स होता है, कैरियर प्रोटीन है, उसमें उसके थ्रू आप अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अगर आप ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो एक्टिव है। प्रोटीन्स, चैनल्स, कैरियर्स में असिस्ट, पंप्स एंड को ट्रांसपोर्टर्स एसेंशियल। सेंसिटिविटी, लेस सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, एक्टिव में स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय लो ऑक्सीजन मेटाबॉलिक पॉइजन्स। एग्जांपल्स, के इन्फ्लक्स थ्रू चैनल, ये के इन्फ्लक्स जो हम लोग स्टोमेटा में देख रहे थे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। एक्टिव, HATPH ड्रिवन नाइट्रेट अपटेक, ये भी एक्टिव का एग्जांपल है। मिनरल अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट, इसके बाद इसमें भी 4 वो में हम लोगों ने डिवाइड किया इस वो पॉइंट को। राइजोस्फीयर सप्लाई, मास फ्लो, डिफ्यूजन एंड रूट इंटरसेप्शन डिलीवर्स आयंस टू द रूट सरफेस। मेम्ब्रेन अपटेक, H+ ATPase बिल्ड प्रोटोन मोटिव फोर्स, PMF इसको कहते हैं। चैनल्स and H+ सिपोर्ट्स मूव आयन इनवर्ड। रेडियल ट्रांसफर, आयंस क्रॉस एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इंपोजेस selectivity before xylem loading. Long distance transport, xylem carries minerals upward, phloem redistribute mobile nutrients to sinks. xylem वाटर के साथ साथ मिनरल को भी अपवर्ड कैरी करता है, वाटर मिनरल दोनों कैरी करता है xylem। और फ्लोएम जो है मिनरल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, मिनरल्स को जिस पार्ट ऑफ प्लांट को जरूरत है उसको फ्लोएम रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट फंक्शंस एंड डिफिशिएंसी क्लूज। अब ये ऐसा पार्ट है इस प्लांट का, इस पोर्शन का जो आपको थोड़ा याद होना चाहिए। तो आपको ये किसी भी तरीके से कुछ मेमोनिक्स बना के आपको ये थोड़ा चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस पे और प्लांट हार्मोन पे। अब न्यूट्रिएंट ग्रुप जैसे NPK हो गया, तो कोर फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोटिक एंजाइम कंट्रोल है। टिपिकल डिफिशिएंसी क्लू, ओल्ड लिव्स, क्लोरोसिस, पर्पलिंग, मार्जिनल स्कॉट्स। आप देखते हो कि एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में फार्मर्स हमेशा NPK सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो इसका कोर फंक्शन देख लो, तो उसके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर,
wall signaling, chlorophyll as amino acids, young tissues death, इंटरवेनल क्लोरोसिस, यूनिफॉर्म येलोइंग। फिर उसके बाद आयरन में मैंगनीज, जिंक, कॉपर, इसका क्या है, रेडॉक्स एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यंग लीफ क्लोरोसिस, मोटलिंग लीफ, लिटिल लीफ। ये तो सब डेफिशिएंसी क्लू है, पर आपका कोर फंक्शन देख लो, कोर फंक्शन जब फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हो, देखो रेडॉक्स एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में से इनका कितना बड़ा रोल है, तो डेफिशिएंसी प्लांट के लिए कितना फैटल हो सकती है, आप समझ सकते हो। ऐसे ये लास्ट वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में बात हो रही है एंजाइम और उसकी एक्टिव साइट्स की। तो एंजाइम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मोस्टली प्रोटीन्स दैट एक्सेलरेट रिएक्शंस बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट ऑल्टरिंग इक्विलिब्रियम। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। द एक्टिव साइट इज ए 3 डायमेंशनल पॉकेट फॉर्म बाय स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, या अगर मतलब अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। It binds substrate through shape and chemical complementarity. Induced fit is more realistic than a rigid lock and key. Catalytic residues stabilizes the transition in state and provide acid-base covalent and metal ion catalyst. मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ एंजाइम वाले में, जो हम लोगों ने आपने ये फिगर देखा होगा जनरली, ये एक लॉक एंड की या इंड्यूस फिट मॉडल है। जैसे अगर ये एक एंजाइम है तो ये इसका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। और एंजाइम से सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करता है, ये जो एक्टिव साइट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए सबस्ट्रेट। कभी लॉक इन की मॉडल में है कि अगर ये लॉक है तो की का शेप जैसा होगा, इस लॉक इन की से ज्यादा इंड्यूस फीड मॉडल इसमें काम करता है, बेटर एक्सप्लेन करता है कि आपका एक्टिव साइट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए सबस्ट्रेट। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, आपको ये मतलब जब पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। कैटालिटिक रेसिड्यूज स्टेबलाइजेस द ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोवाइड एसिड बेस कोवलेंट एंड मेटल आयन कैटालिसिस। स्पेसिफिसिटी मे बी एब्सोल्यूट, ग्रुप बेस्ड, बॉन्ड बेस्ड और स्टीरियो स्पेसिफिक। Co-factors include metal ions. Co-enzymes are organic carriers. Apo-enzymes plus co-factors. Hollow enzymes. Co-factor अगर जोड़ दो apo-enzyme में तो फिर hollow enzyme हो जाता है, complete enzyme हो जाएगा। Factors affecting enzyme activity. Reaction conditions. Temperature. Rate rises to optimum then denaturation. Temperature ऐसे कंट्रोल करता है enzyme activity को। pH changes ionization and conformation. Conformation अगर किसी enzyme का conformation change हो जाए, active site change हो जाए तो पूरा reaction ही change हो जाएगा, आप समझ सकते हो। Substrate concentration produces saturation kinetics. Enzyme concentration raises Vmax when substrate is ample. Enzyme concentration raises Vmax होता है, उससे substrate अगर ample हो तो वो उसको raise कर देता है। Cellular control. Vmax मतलब velocity max. Cellular controls. Activators and inhibitors alternate. Co-factors availability limits activity. Compartmentation control substrate access. वाटर स्टेटस एंड सेलिनिटी चेंजेस प्रोटीन स्टेबिलिटी। हम लोग को ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ों का मतलब समझ में आ जाएगा। एंजाइम को रेगुलेट किस तरीके से किया है, तो 4 तरीके हैं बेसिकली। एलोस्टेरी, कोवेलेंट चेंज, फीडबैक कंट्रोल, जीन प्लस लोकेशन। एलोस्टेरी क्या है? रेगुलेटर बाइंड्स अवे फ्रॉम एक्टिव साइट एंड चेंजेस द कैटालिटिक कन्फॉर्मेशन। कोई रेगुलेटर है, फिर एक फिगर बना के दिखाता हूं। यहां एक रेगुलेटर बाइंड कर गया तो एक्टिव साइट का कंफर्मेशन ही इसने चेंज कर दिया। मान लो ये एक्टिव साइट है, अब ये एक्टिव साइट ऐसा हो गया, थोड़ा छोटा श्रिंक कर गया सपोज, थोड़ा सा हम लोग बढ़ा ही देते हैं ऐसे। तो अब इसने एक्टिव साइट को ही श्रिंक कर दिया, सपोज ऐसा कर दिया एंजाइम को। रेगुलेटर यहां बाइंड है ही, रेगुलेटर ने बाइंड किया, देखिए एक्टिव साइट का कंफर्मेशन ही चेंज हो गया। एक्टिव साइट का कंफर्मेशन अब जब चेंज हो गया तो जो सबस्ट्रेट हम लोग का इस साइज का था, जो इस पे बाइंड कर जाता, ये सब ग्राफिकल है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा हूं, वो इस पे तो बाइंड नहीं करेगा। तो ये है एलोस्टेरी का एग्जाम्पल। एलोस्टेरी का एग्जाम्पल है। कोवेलेंट चेंज क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन और रिडॉक्स मॉडिफिकेशन रैपिडली स्विचेज एक्टिविटी।
ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हो गया या फॉस्फेट का एसोसिएशन, वो अगर हो गया तो एक्टिविटी चेंज हो जाती है। फीडबैक कंट्रोल, एंड प्रोडक्ट इनहिबिट्स एन अर्ली कम्युनिकेट स्टेप प्रिवेंटिंग वेस्ट। एंड प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया तो एक फीडबैक मैकेनिज्म चला जाता है एंजाइम को, और वो जो अर्ली कम्युनिकेट स्टेप है वो रुक जाता है, तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है एंजाइम को। जीन प्लस लोकेशन, सिंथेसिस, डिग्रेडेशन एंड कंपार्टमेंटेशन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कंट्रोल। सिंथेसिस या डिग्रेड बनता है या कंपार्टमेंटेशन होता है तो वो भी लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है। आप देखिए कितना कम्प्लेक्स हम लोगों का मतलब फिजियोलॉजी है। प्लांट्स में ही अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप देखिए कितना कम्प्लेक्स, कितने तरीकों से एक एंजाइम को रेगुलेट कर रहा है प्लांट। सपोज नाइट्रेट रिडक्टेज है एक एंजाइम में, या नाइट्रेट रिडक्टेज है, उसको ही कितने तरीके, वही एक एंजाइम है, एग्जांपल ले रहे हैं, उसको कितने तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज को आप कंट्रोल कर लोगे, अगर रुक गया इन चारों में किसी चीज़ के चक्कर में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन रुक जाएगा प्लांट का। तो आप समझ के, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी उतना ही होता है जितना जरूरी है प्लांट में। तो कितना कम्प्लेक्स है ये मैकेनिज्म, ये ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे ही काम करता है, तो आप इसी कम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन 5 का है, उसमें पूछा गया है लाइट रिएक्शन के बारे में, और उसके बाद उसका लाइट रिएक्शन वर्सेस कार्बन रिएक्शन, कार्बन फिक्सेशन बेसिकली। तो हम लोग लाइट रिएक्शन और केल्विन साइकिल, कार्बन फिक्सेशन में हम लोग केल्विन साइकिल को, C3 साइकिल को देखते हैं। C4 और कैम तो मॉडिफिकेशन है C3 का। तो फीचर देखिए, साइट है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। और C3 साइकिल कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये क्लोरोप्लास्ट का एक क्लियर पिक्चर इमेजिन कर लीजिए अपने दिमाग में, और तब आप सोचिए कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में, और यहाँ हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्टली रिक्वायर्स लाइट। C3 में यूजेज ATP NADPH, नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। ये ATP NADPH बना रहा है, वो इसमें यूज हो रहा है C3 साइकिल में, लेकिन डायरेक्टली लाइट ड्रिवन ये नहीं है। इनपुट्स H2O प्लस H2O ADP प्लस PI NADP प्लस, इसका इनपुट्स क्या है, CO2 ATP NADPH। इसमें ऑलरेडी ATP और NADPH यूज हो रहा है C3 साइकिल में। प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन O2 ATP NADPH, इसमें है ट्रायोस फॉस्फेट ADP प्लस NADP प्लस। कोर रोल, कन्वर्ट्स लाइट टू केमिकल एनर्जी, रिड्यूसेस एंड एसिमिलेट कार्बन। यहाँ एक अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है, अवॉइड कॉलिंग द केल्विन साइकिल डार्क ओनली, इट्स एंजाइम्स आर इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय लाइट एंड इट्स नॉर्मली डिपेंडेंट ऑन लाइट प्रोडक्ट्स। डार्क जो इसको बोलते हैं ना कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क केल्विन साइकिल को लोग डार्क रिएक्शन कह देते हैं, ये पुराने टर्मिनोलॉजी में था। बहुत चीज़ें उसमें गलत इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो इसमें कुछ एंजाइम्स जो डायरेक्टली लाइट एक्टिवेटेड है, दूसरा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ही ये पूरा डिपेंडेंट है, तो इसको डार्क रिएक्शन कहना गलत होगा। हम लोग लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज यूज कर लेते हैं आजकल के नए टर्मिनोलॉजी में, वो ज़्यादा बेटर है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगेन ATP सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन वही है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया है। देखो यहाँ PH2 में ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जो 2H2O से हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा है और 4H प्लस दे रहा है, ठीक है, 4H प्लस दे रहा है और आई थिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिर P680 से ये प्लास्टोक्विनोन में जा रहा है, प्लास्टोक्विनोन से भी देखिए, और इन कंटिन्यूअसली ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते जा रहा है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, वहाँ से भी जो प्रोटॉन है वो हम लोग ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो रहा है, थाइलाकोइड ल्यूमेन में। फिर प्लास्टोसाइनिन से PS1, फिर फेरोडॉक्सिन से FNR कॉम्प्लेक्स, और फिर NADP है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि NADPH बन जा रहा है। यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते जा रहा है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट के चलते फिर हम लोग स्ट्रोमा में ATP बन रहा है। लोकेशन भी बहुत जरूरी है इसमें आपको बताना कि कहाँ ल्यूमेन में हम लोग को प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, स्ट्रोमा में ATP बन रहा है, कहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है। थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में हम लोग का ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग ATP सिंथेसिस हो रहा है। ये पूरा आपको बताना जरूरी है। ये Z स्कीम है, और Z स्कीम के बाद आप इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं, जहाँ सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता। कार्बन एसिमिलेशन के बारे में क्या है, कार्बन एसिमिलेशन मतलब बेसिकली CO2 फिक्सेशन। हम लोग यहाँ C3 साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये साइकिल पूरा 4 पार्टों में डिवाइडेड है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, आउटपुट। यहाँ देख लेते हैं, 5 कार्बन कंपाउंड है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि
3 RUBP ले रहे हैं, तीनों 5-5 कार्बन कंपाउंड है, 15 हम लोग का कार्बन है। फिर 3 CO2 ले रहे हैं, रुबिस्को है हम लोग का। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, CO2 इज फिक्स्ड टू RUBP बाय रुबिस्को फॉर्मिंग 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो हम लोग यहाँ 3 RUBP था, या 6 3-PGA मिल रहा है। 6 3-PGA से अब क्या होगा, दूसरा स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन में 3-PGA इज फॉस्फोराइलेटेड एंड रिड्यूस्ड टू G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यूजिंग ATP एंड NADPH। यहाँ 6 ATP लग जा रहा है, 6 NADPH लग जा रहा है और रिडक्शन हो जा रहा है, 6 G3P बन रहा है। अब 6 G3P से हम लोग का एक जो G3 1 नेट ट्रायोस फॉस्फेट G3P लीव्स द साइकिल फॉर शुगर सिंथेसिस, ये शुगर सिंथेसिस के लिए निकल जाता है, ठीक है। अब जो हम लोग का 5 जो G3P बचा, उसमें से 1 2 3 4 और 5वां उसमें हम लोग रीजनरेशन कर लेते हैं, इसमें एक और होना चाहिए, 5 बच जाता है। उसके बाद होता है RUBP रीजनरेशन, द रिमेनिंग G3P मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड टू रीजनरेट RUBP यूजिंग ATP। तो हम लोग का ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फिर RUBP रीजनरेशन, ठीक है। अब इसका स्टोइचियोमेट्री समझ लेते हैं। अगर हमने 3 CO2 फिक्स किया तो हम लोग को 9 ATP हम लोग का लगा, 6 NADPH लगा, 1 नेट ट्रायोस फॉस्फेट G3P हम लोग को मिल गया शुगर फॉर्मेशन के लिए। और हम मतलब इसमें इस प्रोसेस में हम लोग को 9 ATP खर्च हुए, 6 NADPH खर्च हुए। अब वही रेशियो आपको 1 कार्बन के लिए कभी कभी पूछ सकता है छोटे क्वेश्चन में कि एक कार्बन फिक्स करने में कितना ATP लगता है, कितना NADPH लगता है, आपको इसी रेशियो में निकाल लेना है, ठीक है। तो ये है कार्बन एसिमिलेशन जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब C3 C4 और कैम प्लांट्स के बारे में क्या डिफरेंस है, सिंपल सा स्टेप है। देखिए C3 में तो फर्स्ट स्टेप है रुबिस्को से जो कार्बन फिक्सेशन होता है, ये देखिए RUBP से रुबिस्को की मदद से हम लोगों ने 3-PGA बना लिया, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, 3-PGA। C4 में पेप कार्बोक्सिलेज पहला जो ये एंजाइम के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट फिक्सेशन के बारे में। पेप कार्बोक्सिलेज C4 एसिड फिक्स कर रहा है, और यहाँ भी पेप कार्बोक्सिलेज एट नाइट यूज कर रहा है, यहाँ रुबिस्को था। सेपरेशन के बारे में C3 में कोई सेपरेशन नहीं है। C4 में स्पेशल है मेसोफिल और बंडल सिप्सस, इसमें एक स्पेशल एनाटॉमी यूज होता है, जिसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। कैम में है टेम्पोरल, नाइट एंड डे शिफ्ट। स्टोमेटा ओपन मेनली बाय डे, C4 में ओपन बाय डे एफिशिएंट, कैम ओपन मेनली एट नाइट, हम लोग आगे देख रहे हैं। फोटो रेस्पिरेशन हाई इन हीट, C4 में वेरी लो, कैम में वेरी लो। बेस्ट एडेप्टेड कूल मॉइस्ट, C4 में हॉट ब्राइट, और ये प्लांट्स का नाम भी बता दिया है, मेज सुगर केन। और कैम में एरिड पाइनएप्पल एगेव एग्जाम्पल। यहाँ क्वेश्चन 5 खत्म होता है हम लोग का। अब हम लोग क्वेश्चन 6 पे शुरू करेंगे। क्वेश्चन 6 है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। जितना CO2 निकल रहा है और उसको डिवाइड करते हैं जितना O2 कंज्यूम हो रहा है, उसी को रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। जनरल मतलब जो जनरल मतलब वो है, जनरल विजडम है, उसमें यह है कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन में RQ जनरली 1 रहता है, फैट ऑक्सीडेशन में 0.7 रहता है, बिकॉज फैट्स आर मोर रिड्यूस्ड एंड रिक्वायर मोर O2। प्रोटीन ऑक्सीडेशन में 0.8 0.9 रहता है, मतलब प्रोटीन में भी आपको मतलब वो करने के लिए रेस्पिरेशन में भी, प्रोटीन ऑक्सीडेशन में भी जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है उससे ज़्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स में सो RQ ग्रेटर देन 1, anaerobic respiration can give an infinite undefined apparent RQ. RQ helps infer the respiratory substrate used by germinating seeds and storage organs, ठीक है। तो ये germinating seeds का respiratory substrate जो यूज कर रहा है उसको इन्फर करने के लिए कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो यूज कर रहा है, उस केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हम लोगों को जानना जरूरी है। आंसर राइटिंग टिप इसमें क्या है कि जब तुम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो तो फॉर्मूला तो एक लिख ही दो, मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो या फैट ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो तो दो चार सबस्ट्रेट का नाम ले लो कि दो चार लिख दो कि इसके ऑक्सीडेशन में, सपोज प्रोटीन ऑक्सीडेशन में आपका कौन सा, या फैट ऑक्सीडेशन में कौन सा फैट की बात कर रहे हो आप, पाल्मोलेनिक एसिड की बात कर रहे हो या क्या बात कर रहे हो, वो उसका मतलब उसका RQ, उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का RQ क्या है उसको भी थोड़ा लिख देना। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को समझ में आता है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है। दूसरा है, हम लोग पहले तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा है 6 का भी है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अब इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात हुई। यहाँ देखो साइटोसोल में, एक नॉर्मल सेल के साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है। हम लोग जान रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, वो पूरा ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप आप लोगों को पता है। फिगर देना चाहो तो आप उसको पूरा लिख सकते हो या सिर्फ ग्लूकोज टू पायरुवेट भी बना के दिखा सकते हो। हम लोग को एटीपी मिल रहा है, NADPH मिल रहा है, आई थिंक 2 ATP मिल रहा है, 2 NADPH मिल रहा है। पायरुवेट कहाँ जा रहा है, पायरुवेट ट्रांसपोर्टर से फिर हम लोग कहाँ चल जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रिपरेटरी स्टेप होता है जिसमें पायरुवेट एसिटाइल कोए बन जाता है। एसिटाइल कोए बनने के बाद वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्जेलोएसिटेट, एसिटाइल कोए सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल CoA, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ये स्टेप्स भी आपको याद होने चाहिए। अब इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 9th स्टेप में आपका NADH और FADH2 हम लोग को मिलता है। अब NADH2 FADH2 क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका 4 तरीके का मतलब वो है, 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 2 3 4। अब उसके बीच जैसे हम लोग उसमें देख रहे थे, फोटोसिंथेसिस में देख रहे थे, वहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें NADH करता है, FADH2 करता है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसमें ऑक्सीजन है जो कि H2O बन जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, एक देखो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। और एटीपी कहाँ बन रहा है, एटीपी सिंथेसिस के हिसाब से वो बन रहा है मैट्रिक्स में। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। तो यही एरोबिक रेस्पिरेशन को आप पूरा अगर ये फिगर बना दोगे तो आपके लिए एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, है कि नहीं? और फैट मेटाबॉलिज्म के बारे में तो 2 पॉइंट्स है जो आप यहाँ लिख सकते हो। यही फिगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बात डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों को पूछा गया है, जो हम लोग याद है क्वेश्चन नंबर 1 में GS गोगेट पाथवे के बारे में बात कर रहे थे, उसी में पूछा गया है नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में। नाइट्रेट रिडक्टेज यहाँ जो रूट सेल साइटोसोल में जो पहला एंजाइम काम कर रहा था, जो नाइट्रेट को नाइट्राइट बना दे रहा है। अब इसमें क्या है, ये रिएक्शन है NO3 प्लस NADPH प्लस H प्लस NO2 नाइट्राइट NADP प्लस H2O। सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स FAD हीम NM मोलिब्डेनम कोफैक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये पॉइंट्स मैंने आप ये फिगर पूरा बना दोगे, नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में पूछे या GS गोगेट पाथवे के बारे में पूछे, अगर ये फिगर पूरा बना दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। हालांकि इस क्वेश्चन में आप ये फिगर नहीं भी बना के सिर्फ नाइट्रेट रिडक्टेज की बात करके ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, 5 पॉइंट में इसको इलाबोरेट कर सकते हो। नाइट्रेट एंड लाइट कार्बोहाइड्रेट सप्लाई इंड्यूस एक्टिविटी फॉस्फोराइलेशन एंड 14(3) बाइंडिंग इनहिबिट इट्स डार्कनेस। थोड़ा पढ़ लेना इसको डिटेल में। नाइट्राइट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट एंड रिड्यूस्ड टू NH4 अमोनिया बाय नाइट्राइट रिडक्टेज। Its activity links nitrogen supply with carbon status and strongly influence crop growth. Include location, balance, reaction, cofactors and regulation. जब इसको डिटेल में लिखोगे तो लोकेशन, बैलेंस, रिएक्शन, कोफैक्टर्स एंड रेगुलेशन पक्का मेंशन करना। अब यहाँ में है क्वेश्चन बी में है नाइट्रेट टू अमीनो एसिड्स। नाइट्रेट टू अमीनो एसिड कैसे बना? तो हम लोग ये GS गोगेट पाथवे जो क्वेश्चन नंबर 1 में था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस फिगर को आप थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगा डिटेल में आप देख लो, स्क्रीन पे है कैसे नाइट्रेट टू हम लोगों को अमीनो एसिड मिल रहा है। देखो अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। नाइट्रेट कितना जरूरी है, नाइट्रेट अपटेक कितना जरूरी है प्लांट के लिए, ये आप इस फिगर से आप समझ सकते हो। और मतलब नाइट्रेट अपटेक जो होता है, नाइट्रोजन अपटेक जो होता है वो भी सब प्लांट्स में मतलब बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। लेग्यूम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं प्लांट किंगडम में। हम लोग अगर इस चैप्टर में और डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे इस चीज़ को। ये है फिगर, इसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है? तो वही है अपटेक, रूट एब्जॉर्ब नाइट्रेट वाया हाई एंड लो एफिनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है? नाइट्रेट रिडक्शन, साइटोसोलिक नाइट्रेट रिडक्टेज कन्वर्ट्स नाइट्रेट टू नाइट्राइट। Nitrite reduction, plastic nitrite reductase uses reduced ferrotoxin to form ammonia. Assimilation, GS गोगेट incorporates ammonia into glutamine and glutamate. पहला जो अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है इसमें ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट ही होता है। रेगुलेशन एंड एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस। रेगुलेशन, नाइट्रेट अवेलेबिलिटी इंड्यूसेस ट्रांसपोर्टर्स एंड नाइट्रेट रिडक्टेज।
Light provides reductant and carbon skeletons. Carbon and nitrogen signaling coordinate uptake with growth. Drought, salinity and flooding suppress assimilation. Crop management. Split N application matches crop demand. Balance N with S and micronutrients improve use. Legumes reduce fertilizers need through symbiosis. Legumes किसी भी मतलब horticultural वो के लिए एग्रीकल्चरल प्लॉट के लिए कितना जरूरी है आपको इस पॉइंट से समझ में आएगा. प्रिसीजन टूल्स रिड्यूस लीचिंग एंड N2O लॉस. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं जो कि है प्लांट हार्मोन्स के बारे में. तो प्लांट हार्मोन से भी प्लांट फिजियोलॉजी में एक क्वेश्चन फिक्स है और वो प्लांट हार्मोन्स का क्वेश्चन जो होता है ऑलमोस्ट डायरेक्ट होता है. अगर आपको ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए का मतलब बेसिक फंक्शन आपको पता है तो आप वो क्वेश्चन कर लोगे. तो बेसिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए. ऑक्सिन का मेजर रोल क्या है? सेल एलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस, रूटिंग. हम लोग ये प्री टेस्ट जो डिस्कस कर रहे थे उसमें भी बात कर चुके हैं. जिबरलिन का क्या है? स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन, बॉल्टिंग. साइटोकाइनिन का क्या है? सेल डिवीजन, शूट फॉर्मेशन, डिले सेनेसेंस. एब्सिसिक एसिड का क्या है? ड्रॉट क्लोजर, डोमेंसी, स्ट्रेस सिग्नलिंग. डोमेंसी स्ट्रेस सिग्नलिंग एबीए का है. इथाइलिन का है राइपनिंग, एब्सिशन, सेनेसेंस. सब आप जानते ही हो. ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, जैस्मोनिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, एस्ट्रिगोलेक्टॉन्स ज़्यादातर डिफेंस में काम आते हैं या सिस्टमिक रेजिस्टेंस में काम आते हैं. इसका जो टिपिकल क्रॉप रिस्पॉन्स है वो भी देख लेना. हम लोग मॉड्यूल आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं. एग्रीकल्चर यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में एग्रीकल्चर में कैसे डायरेक्टली इनका यूज है. प्रोपागेशन एंड ग्रोथ, ये ऑक्सिन की बात हो रही है, IBA, NA है. इंड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स, GA3, जिबरलिन की बात हो रही है. ब्रेक्स डोमेंसी, इंक्रीज बेरी साइज. साइटोकाइनिन, बेरी, बहुत सारे फ्रूट्स जो है, बेरी साइज मतलब बहुत सारे फ्रूट्स को बेरी कहा जाता है. साइटोकाइनिन प्रमोट सूट्स इन टिश्यू कल्चर. और CCC एंड पैक्लोब्यूट्राजोल लिमिट एक्सेसिव हाइट. अब देख लेना इसके बारे में. फ्लावरिंग फ्रूट एंड हार्वेस्ट में क्या है? एथेफॉन सिंक्रोनाइजेस राइपनिंग, फ्लावरिंग. ऑक्सिन रिड्यूसेस प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप. NA कैन थिन फ्लावर फ्रूट्स एट सुटेबल डोज. मैलिक हाइड्रेजाइड सप्रेस स्प्राउटिंग. फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन के बारे में हमने क्वेश्चन में 1 में देखा है. फोटोपीरियोडिज्म क्या है? रिस्पॉन्स टू रिलेटिवली डे नाइट लेंथ. लीव्स परसीव सिग्नल वाया फाइटोक्रोम क्लॉक. फाइटोक्रोम का PRPFR जो होता है फाइटोक्रोम, उसके वो इसमें फोटोपीरियोडिज्म में वो उनका काम होता है. कॉन्स्टेंस एफ्टी पाथे प्रोड्यूसेस फ्लोरिजन. फ्लोरिजन जो फ्लोरिजन जिससे फ्लावर बनता है अल्टीमेटली, उसको वो जो जीन है उसको कॉन्स्टेंस एफ्टी पाथवे ही प्रोड्यूस करता है. शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल क्लासेस. फोटोपीरियोडिज्म में शॉर्ट डे है, शॉर्ट डे प्लांट्स है उन प्लांट्स जिसमें नाइट का क्रिटिकल लेंथ एक लिमिट से ज़्यादा हो तभी वो फ्लावर करता है. लॉन्ग डे जिसमें डे का सपोज 14 आवर समथिंग, डे एक क्रिटिकल लेंथ से एबव हो तभी वो फ्लावरिंग करता है. डे न्यूट्रल क्लासेस जिसमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि डे या नाइट कितना लंबा है उसके फ्लावरिंग के लिए, वैसे प्लांट्स. वर्नलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं. रिस्पॉन्स टू प्रोलॉन्ग चिलिंग, सूट एपेक्स, एम्ब्रियो एक्वायर्स कॉम्पिटेंस, एपिजेनेटिक रिस्पॉन्स, रिप्रेशन ऑफ फ्लोर इनहिबिटर्स. एपिजेनेटिक रिप्रेशन, एपिजेनेटिक इज द की वर्ड. विंटर सीरियल्स एंड बाइनियल्स आर टिपिकल. चलिए ठीक है, इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज, ये प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट खत्म होता है. आई होप आप लोगों ने ये टेस्ट दिया हो और अच्छा परफॉर्म किया हो. जेनेटिक्स के टेस्ट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट. थैंक यू.